सुरेश माँ साहब स्कूल से घर की ओर लौट रहे थे। अनायास ही उन्हें ध्यान आया कि शाम के लिए कुछ सब्जियां वगैरह लेकर चला जाए। घर के रास्ते से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर दूसरी दिशा को शाम के समय सब्जी की दुकानें लगती थी। वो मुड़ गए उस दिशा को। सब्जियों के भाव पता किए तो बहुत ज्यादा थे। यूं भी बरसात में सब्जियों की आवक कम होने की वजह से भाव अक्सर बढ़ ही जाते हैं। भाव ज्यादा हो या कम, सब्जी तो खानी ही है। हाँ, थोड़ा कम से काम चला लेंगे। ये सोचकर वो अपनी रोज की दुकान में पहुंच गए। मध्यवर्गीय परिवार की यही तो व्यथा है। सच में महंगाई के बोझ तले सबसे अधिक यही वर्ग दबता है, क्योंकि अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब अपनी आवश्यकता के हिसाब से जरूरतें पूरी कर लेता है। थोड़ी बहुत सरकारी सहायता भी राशन के माध्यम से मिल जाती है, लेकिन मध्यम वर्ग को पूछने वाला कौन है? कोई नहीं। सब्जी का थैला हाथ में लिए माँ साहब यही सोच रहे थे कि तभी सब्जी वाला बोला, माँ साहब क्या दूं? माँ साहब ने रेट पता किए और जो सब्जियां थोड़ा मीडियम रेंज वाली थीं वे खरीद ली। अरे सुरेश बाबू, कैसे हो? बहुत कम सब्जी ले जा रहे हो? तभी उनके कानों में एक आवाज टकराई। मुड़कर देखा तो पड़ोस वाले लाला जी थे। जी हाँ, ज्यादा सब्जियां सड़ जाती हैं, बासी हो जाती हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी ही ले जाता हूँ ताकि ताजगी बनी रहे। मैं तो रोज ही इधर से गुजरता हूँ, कहकर माँ साहब अपने रास्ते चलने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि लोगों को भी दूसरों के मामले में कितनी अधिक दिलचस्पी होती है। कौन कितनी सब्जी ले जा रहा है, क्या कर रहा है, इससे किसी को क्या मतलब। समय कुछ ज्यादा हो गया था। माँ साहब तेज कदमों से घर की ओर चलने लगे। यूं तो पिछले कुछ सालों से इस इलाके में भी रिक्शा चलने लगा था, लेकिन सुबह शाम पैदल चलकर वो 20 रुपए बचा लेते और साथ ही साथ सैर भी हो जाती। यूं तो किसी की बात का माँ साहब पर बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सब्जी मंडी में लाला जी की कही हुई बात उनके कानों में गूंज रही थी। वो सोच रहे थे, क्या हालत हो गई है आज के समय में। मध्यम वर्ग का समाज बच्चों की इच्छा की सब्जी भी नहीं ले सकता। घर पहुंचे तो पत्नी साहिबा थोड़ा उदास सी बैठी थी। माँ साहब ने पूछा, क्या बात है जया, सब कुछ ठीक ठाक है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। आप हाथ पैर धो लो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी जया। पति के घर आते आते कभी भी किसी तरह की शिकायत नहीं करती, लेकिन आज तो मन उनका भी खराब था। सुरेश बाबू के लिए चाय बनाकर लाई और साथ में बैठकर खुद भी पीने लगी। तभी सुरेश बाबू की नजर दीवार की तरफ गई। अरे, ये कैसे टूट गया? प्लास्टर भी उखड़ गया है। हाँ, बिट्टू ने अपनी नई जीन्स टांगने की कोशिश की तो ये निकल गया और मैंने फिर से ठोक कर अटकाने की कोशिश की तो ये प्लास्टर निकल गया। वो आगे बोली। ठोकने की आवाज सुनकर अम्मा जी भी ऊपर आ गई और आज तो वे बड़ी नाराज थी। हाँ, उन्होंने तो मकान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने से पहले ही रोका था। तुमने उसे दोबारा नहीं ठोकना था। तो कपड़े कहाँ टांगे जाते, आप ही बताइए। अभी 3 से 4 दिन पहले भी उन्होंने किसी बात को लेकर ऐतराज जताया था। फिर कुछ पल रुककर वो बोली, सुनिए, हम कब तक इस तरह दूसरों की बातें सुनते रहेंगे? क्या सबकी तरह हमारा भी एक छोटा सा घर नहीं हो सकता? अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनका भी मन करता है कि कहीं अपना घर होता। तुम बात सही कह रही हो, मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारा और बच्चों का अरमान होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन इस मास्टरी में खाना पीना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इस सब के बाद इतना बचता ही कहाँ है कि हम मकान बनाने की सोचें।
हाँ देखो, एक साथ मकान बनाने की बात तो मैं भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम धीरे धीरे शुरुआत तो कर सकते हैं। आपके स्टाफ के कई लोगों ने इस बीच जमीन खरीद ली है और मकान बना लिए हैं। हम भी कहीं जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देख लेते हैं ना। किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए पत्नी जया बहुत भोली लग रही थी। सुरेश माँ साहब समझ चुके थे कि आज जया ने बात छेड़ दी है। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। गहरी सोच में पड़ गए थे वे। यूं तो शिक्षा विभाग में भी अच्छी खासी वेतन वृद्धि इस बार हुई थी, लेकिन माँ साहब को जो कुछ भी करना था वो इसी तनख्वाह में करना था। कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद या रुपया पैसा उनके पास नहीं था। आज के जमाने में बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितना महंगा है। यूं भी माँ साहब के दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो उच्च शिक्षा में अच्छा खासा खर्चा आना तय था। बच्चों की ज़रूरतें पूरी ना हो पाए तो बाद में वे भी तो सुनाते हैं कि आपने क्या किया है हमारे लिए। पत्नी ने तो अपने मन की बात कह दी थी और थोड़ी देर में फिर वो सामान्य हो गई, लेकिन सुरेश बाबू के लिए तो आज की रात बहुत लंबी हो गई थी। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने फंड का हिसाब लगाया, लोन के बारे में भी पता करने का दिमाग बनाया। बात भी सच है कि पूरी जिंदगी किराए के मकान में कैसे काटते। उन्होंने महसूस किया था कि जब भी पत्नी के साथ कहीं जाते तो लोग पूछते अपना मकान है या किराए का। माँ साहब तो किराए का बोलकर साइड हो लेते, लेकिन पत्नी का मुंह थोड़ा मुरझा सा जाता। खैर माँ साहब ने उस दिशा में सोचना शुरू कर दिया। उनके ही किसी साथ के टीचर ने उन्हें जमीन बिकने के बारे में बात बताई। जमीन आबादी से कुछ दूर हटकर थी, फिर भी रेट कम नहीं थे। जैसे तैसे 150 गज का एक प्लाट माँ साहब ने लेकर दिवाली में पत्नी जया को जिंदगी में पहली बार कोई तोहफा दिया था। लेकिन तोहफा ऐसा कि पत्नी के सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। वो अब सपने सजाने लगी थी कि इस भूमि में अपना आशियाना बनाएगी, जहाँ पर बाहर से उसका नाम लिखा होगा। वो जहाँ चाहे आ जा सकेगी और उसे कील ठोकने पर, बच्चों के जोर से बोलने पर, तेज कदमों से चलने पर टोकने वाला कोई नहीं होगा। अपने सपनों के घर को देखने का ख्याल दिल में लेकर खुशी में वो मीठी नींद में सो गई। सुरेश माँ साहब के दिमाग में जमीन से संबंधित अन्य कार्यवाही चल रही थी। जमीन की रजिस्ट्री तो हो गई थी पर म्यूटेशन नहीं हो पाया था। इसके लिए माँ साहब को लोगों ने एक वकील करने की सलाह दी। वो फिर से तहसील पहुंचे और काफी सोचने विचारने के बाद एक वकील से बात हुई। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत जल्द ही आपका म्यूटेशन हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, वो आपको एडवांस में देना होगा, क्योंकि हम भी अपनी जेब से नहीं लगा सकते, घर गृहस्थी वाले हैं। खैर वकील साहब ने जितने भी पैसे बताए वो माँ साहब ने अगले ही दिन उन्हें दे दिए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जल्द से जल्द म्यूटेशन हो जाए और जमीन किसी घपले में ना पड़े। दिन पर दिन बीत गए। वकील साहब को फोन लगाते और उधर से बहुत ही मधुर आवाज में माँ साहब को लगातार आश्वासन मिलता रहता। काम में कुछ प्रगति ना होते देख एक दिन माँ साहब स्कूल से हाफ डे लेकर तहसील चले गए। वहां जाकर पता चला कि वकील साहब चेंबर में हैं। चूंकि हाफ डे की समयावधि पूरी हो रही है तो माँ साहब वापस आ गए। रास्ते भर सोचते रहे कि घर जाकर सीधे वकील साहब से बात करेंगे। बच्चों को पढ़ाने में भी उनका मन नहीं लगा। घर पहुंचकर वकील साहब को नंबर मिलाया। नंबर वकील साहब की पत्नी ने उठाया। वो बोली, अभी घर पर नहीं है, बाद में फोन कर लेना। अरे मैडम, जब वकील साहब आ जाएं तो उनसे कह दीजिएगा कि सुरेश बाबू आए थे आपसे मिलने के लिए, पर मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए कॉल बैक जरूर कर लीजिएगा।
मां साहब का सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वकील साहब की पत्नी ने फोन रख दिया। अब पासा पलट चुका था। पत्नी जया मन ही मन खुश थी कि कुछ समय बाद वो अपना मकान बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन मां साहब की हालत तो अब ऐसी थी कि जैसे कोई असहाय प्राणी। पत्नी की आंखों में जो चमक उन्हें दिखाई दे रही थी, वो उसे धूमिल भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपनी परेशानी जया को नहीं बताते थे। 2 से 3 महीना हो चुका था रजिस्ट्री को, लेकिन म्यूटेशन की प्रतिक्रिया पूरी न होने की वजह से वो अपनी ही भूमि में मकान नहीं बना पा रहे थे। आज सुबह वकील साहब का फोन आया था। उन्होंने मां साहब को कोर्ट में बुलाया था। वे बच्चे की तरह खुशी से चहक उठे। क्या म्यूटेशन हो गया वकील साहब? मास्टर साहब, आप कोर्ट आ जाइए, तभी सब कुछ बताता हूँ। साल भर के 14 आकस्मिक अवकाश, अभी नया साल बस शुरू ही हुआ था। आज फिर मां साहब हाफ डे लेकर कोर्ट पहुँचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद वकील साहब का आना हुआ। मां साहब बेताब थे। बोले, क्या कुछ जरूरी काम था जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ सुरेश बाबू, जरूरी काम से ही बुलाया है। दरअसल जो जमीन तुमने ली है उस पर सैमुअल के सौतेले बेटे ने आपत्ति की है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सैमुअल की मृत्यु हो चुकी है। फिर वकील साहब मां साहब को लंबी कहानी सुनाने लगे। उस क्षेत्र में बूढ़े सैमुअल की लगभग 50 एकड़ जमीन थी। उसमें से अधिकतर उसने अपने जीते जी बेच दी। जो जमीन आपने खरीदी है वो भी उसी का एक हिस्सा है, लेकिन अब मालिक की मौत के बाद उसका दूसरा बेटा इस संपत्ति पर अपना अधिकार जता रहा है। सैमुअल के 2 पत्नियों से अलग अलग 2 बेटे थे। जानकारी के आधार पर वकील साहब ने आगे बताया, वसीयतनामा में सैमुअल ने अपनी पहली पत्नी से पैदा हुए बेटे को प्रॉपर्टी में बहुत कम हिस्सा दिया है, जिससे वो बौखलाकर कोर्ट पहुंच गया। यहाँ केस उलझता ही जा रहा है। आपको कुछ और दक्षिणा देनी होगी ताकि मामले की छानबीन की जा सके। वकील साहब, अभी तो मैं जेब से बिल्कुल खाली हूँ। आप मेरा ये काम करवा दीजिए, फिर मैं आपको आपकी पूरी फीस एक साथ दे देता हूँ। वकील साहब थोड़ा कुटिल मुस्कान के साथ बोले, अरे मां साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हमारे भी बाल बच्चे हैं ना। आपका केस लड़कर ही तो हम भी पैसे कमाते हैं। अब मां साहब परेशान होकर कुछ दिनों में पैसों का इंतजाम करने का वादा करके वापस स्कूल पहुंच गए। स्कूल में साथियों से बात की। उन्होंने पैसा उधार देने के लिए हामी भर दी, क्योंकि मां साहब व्यवहार से बहुत ही अच्छे और उदार थे। यूं तो जनवरी फरवरी का मौसम था। पहाड़ों में चटक धूप रहती थी, पर चिंता के काले बादल उन्हें घेरे जा रहे थे, जिसे अब पत्नी जया भी पढ़ पा रही थी। सुनिए, क्या परेशानी है? आजकल आप कुछ अनमने से रहते हैं, खाना भी ढंग से नहीं खाते। क्या बात है? जया, जमीन खरीदकर बहुत बड़ी उलझन में फंस गए हैं हम लोग। उस जमीन के असली मालिक की मौत हो चुकी है और अब उसके 2 बेटे संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे हैं। कल रविवार है, एक बार वहां जाकर देख आऊंगा। 2 ईंटों की बाउंड्री भी करा देनी सही रहेगी। इस बार तनख्वाह मिलती है तो सबसे पहले यही काम करना है। मां साहब ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा। अगले रविवार को दोनों पति पत्नी बच्चों को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उनका छोटा सा भूखंड उनके इंतजार में था। मगर ये क्या, वहां पर प्लाट के चारों ओर लोहे और लकड़ी के बड़े बड़े एंगल लगे हुए थे और उस पर लिखा था, ये प्रॉपर्टी रॉबर्ट पुत्र स्वर्गीय सैमुअल की व्यक्तिगत संपत्ति है। पति पत्नी दोनों सन्न में रह गए। वहीं से अपने वकील को फोन मिलाया और वहां पर आने की गुजारिश की, लेकिन वकील साहब ने आने में असमर्थता जताई। वो बोले, मेरा काम
तो सिर्फ कोर्ट तक ही है, साइट पर मेरा कोई काम नहीं। और हाँ, आप पैसों का बंदोबस्त जल्द से जल्द कर दें ताकि आपका केस आगे बढ़ा सके। 1 से 2 दिनों में पैसों का इंतजाम कर मां साहब ने फिर दक्षिणा चढ़ाई और बोले, वकील साहब, इस बार तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा ना? मायूस होकर बोले थे वो। देखिए मां साहब, हम तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका केस जल्द से जल्द सुलझे, तो हम भी फ्री होकर किसी दूसरे केस की तरफ बढ़ें। मां साहब मुंह लटकाए हुए स्कूल की तरफ चल दिए। आज उन्हें वकील साहब का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के काम उनके अपने बस के तो न थे। कहाँ स्कूल छोड़कर सारा दिन कचहरी के चक्कर लगाते रहते। वैसे भी कोर्ट रूम के भीतर जो हो रहा है वो तो वकील साहब ही जाने। आम आदमी को क्या पता कि कोर्ट के भीतर क्या चल रहा है। बीच बीच में वकील साहब से अपनी फाइल के बारे में पूछ लेते और वकील साहब भी अच्छा खासा पैसा लेकर सुरेश जी को सिर्फ कोरे आश्वासन ही देते रहे। मां साहब की जो हालत थी वही जानते थे। रिटायरमेंट की उम्र नजदीक आ रही थी। बच्चों की कक्षाएं भी साल दर साल बढ़ रही थी। एक मध्यवर्गीय इंसान में जीवन यापन को लेकर जो भी चिंताएं होती है वो मां साहब के हिस्से में भी बराबर थी। लगभग 1 साल बीतने वाला था। कई बार वकील साहब को पैसे दे चुके थे, लेकिन फाइल तो शायद कछुए की चाल भी नहीं चल रही थी। खरगोश की तरह आधे रास्ते में ही किसी जगह सो गई थी। अब तो उन्होंने धीरे धीरे फोन उठाना भी बंद कर दिया था। अक्सर पत्नी फोन उठाती और कह देती कि वकील साहब अभी घर पर नहीं है। मां साहब को राशन वाले गुप्ता जी ने वकील बदलने की सलाह दी। थक हार कर उन्हें ये सलाह माननी ही पड़ी। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि हो सकता है कि पिछला वकील ये काम नहीं कर पाया तो ये नया मेरा काम समय पर जरूर कर दे, क्योंकि इस बार जिस वकील का नाम सुझाया गया था वो शहर में थोड़ा रुतबा रखने वाला था और कोर्ट में भी उसका दबदबा था। शहर के लोग उसे एक कुशल वकील बताते थे। सुरेश बाबू देखो, नामी गिरामी वकील हैं, पैसे तो अच्छे लेगा वो, लेकिन आपका काम जरूर हो जाएगा। मेरी साली का देवर लगता है, वो भी एक बार कह देगी तो आपका काम झटपट हो जाएगा। गुप्ता जी बोले, डूबते को और क्या चाहिए, सिर्फ तिनके का सहारा। फिर से एक आस की किरण लिए हुए मां साहब स्कूल पहुंचे। मन में एक उम्मीद थी कि शायद इस बार मेरा काम एक ही बार में हो जाए, क्योंकि वकील भी गुप्ता जी की जान पहचान का था और गुप्ता जी की दुकान से वे बरसों से राशन ले रहे हैं। कई बार घटिया क्वालिटी का सामान या एक्सपायरी डेट का सामान होने पर भी उन्होंने गुप्ता जी को बताया तो सही, लेकिन संबंध खराब हो जाने के डर से वापस नहीं किया। इतना मान तो गुप्ता जी उनका अवश्य रखेंगे। यही सोचते सोचते एक और खाली पीरियड बीत गया। गुप्ता जी ने सलाह दी कि अग्रवाल जी बड़े वकील हैं और काफी व्यस्त भी रहते हैं, इसलिए एक बार अपनी पूरी फाइल लेकर समय लेकर उनसे घर पर मिल लो। अपने पिछले वकील से जितने भी पेपर सुरेश बाबू वापस ले पाए थे उन्हें लेकर अग्रवाल जी के घर पहुंचे। घर के नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर अग्रवाल जी ने एक कैबिन में अपना ऑफिस बनाया हुआ था। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद वो आए और फाइल देखी। कागजात अधूरे होने की बात कहकर उन्हें पूरा करने को कहा, लेकिन वकील साहब, मुझे तो पता ही नहीं कि इसमें और क्या कागज थे। मैंने अपनी फाइल मिस्टर शर्मा जी को दी हुई थी, उन्होंने मुझे सिर्फ यही कागज वापस किए हैं। अब सुरेश बाबू, या तो आप उनसे मिलकर सारे पेपर ले लें या फिर हमें दोबारा पेपर अरेंज करने होंगे, जैसा आप चाहें। सुरेश बाबू
पशुपेश में पड़ गए। उन्हें पता था कि पुराने वकील से तो अब मिलना बेकार है, उन्हें तो बिना काम दक्षिणा मिल ही गई। अब वे कहाँ सुरेश बाबू से बात करते हैं। वे बोले, वकील साहब आप ही दोबारा पेपर अरेंज कर दीजिए, जो कुछ भी थोड़ा बहुत खर्चा आएगा वो मैं आपको दे दूंगा। ये सब ठीक है सुरेश बाबू, लेकिन आपको अभी 10,000 रुपये एडवांस देने ही पड़ेंगे, बाकी जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से देख लेंगे। सुरेश बाबू के तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए थे। कहाँ तो प्लाट लेकर उसमें मकान बनाने के सपने देख रहे थे और कहाँ ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर उधार के तले दब गए थे। अपने जीवन में कभी उन्होंने किसी से उधार नहीं लिया था। ये घर की ख्वाहिश ही कुछ ऐसी चीज है कि इंसान को कैसे कैसे पापड़ बेलने को मजबूर कर देती है। वो सोच रहे थे कि क्या बुरा है किराए का घर, बस महीने के शुरुआत में किराए दे दो और निश्चिंत हो जाओ। ना मेंटेनेंस की चिंता, ना कोई और टैक्स देना। थोड़ा बहुत मनमुटाव तो मकान मालिक और किराएदार के बीच में चलता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि हर आदमी मकान ही बना ले। अग्रवाल जी को कागज और 10,000 रुपये सौंप कर कई दिनों तक माँ साहब भोलेपन में इस सोच में रहे कि काम होने पर वकील साहब इसकी सूचना दे देंगे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि कुआं प्यासे के पास जाए। वकील साहब की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, गरज तो सुरेश बाबू की थी। ये बात उन्हें तब समझ में आई जब पत्नी ने याद दिलाई। अग्रवाल वकील को फ़ोन लगाया, लेकिन गुप्ता जी ने पहले ही बता दिया था कि वो बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं। टहलते टहलते सामान लेने के बहाने गुप्ता जी की दुकान में ही चले गए और अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया। बोले, वकील साहब तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। वे आपके रिश्तेदार हैं, आपका फ़ोन ज़रूर उठा लेंगे। सुरेश बाबू देखिए, ग्राहकों की भीड़ लगी है और लड़का भी दुकान पर नहीं है। मैं शाम को अग्रवाल जी से आपकी बात करवाता हूँ। सुबह सुबह का समय है, हो सकता है कि किसी क्लाइंट के साथ व्यस्त हों। थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। सुरेश बाबू को काटो तो खून नहीं, इतने सरल स्वभाव के थे कि समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे परिस्थिति के साथ पलक झपकते ही इंसान भी बदल जाता है। उनका तो सोचना था कि वर्षों से जिस गुप्ता के यहाँ से वे सामान ले रहे हैं वो उनकी इस बात में कुछ तो मदद करेगा, और ये वकील भी उसका ही सुझाया हुआ था। पर धीरे धीरे सुरेश बाबू के सारे यकीन धराशायी होते जा रहे थे। इस केस को चलते चलते लगभग 2 साल बीत गए थे। सारी आशा अब निराशा में बदल गई थी। अचानक देर शाम अग्रवाल वकील का फोन आया। सुरेश बाबू लपक कर फोन की ओर बढ़े। उधर से किसी आवाज की प्रतीक्षा करने से पहले ही बोल उठे, नमस्कार वकील साहब, कैसे हैं? मुझ नाचीज को कैसे याद किया? हाँ सुरेश बाबू, ऐसा है कि तुम्हारे म्यूटेशन के कागज तैयार हो रहे हैं। सैमुअल के बेटों का केस सुलझ गया है, अब दाखिल खारिज थोड़ा आसान हो जाएगी। तुम कल सुबह ठीक 9 बजे मेरे कैबिन में आकर मिलना। हाँ, फीस के 15,000 रुपये लेकर ही आना। फोन रखकर सुरेश बाबू वहीं सिर पकड़कर बैठ गए। वकील साहब से कुछ पूछने का साहस तो उनमें था नहीं कि आधा काम तो पुराने वकील ने किया हुआ था और इन्हें भी अच्छी खासी रकम 2 से 3 बार दे चुके हैं। अब ये 15,000 रुपये किस बात के? वे बिस्तर में जाकर लेट गए। उन्हें लगा कि उनका शरीर बेजान हो चुका है और वो घर पर नहीं बल्कि अस्पताल के किसी बेड पर लेटे हुए हैं, जहां पर कोई निर्णय डॉक्टर उनके तरह तरह के ऑपरेशन कर अपने अनुभव में वृद्धि करना चाह रहा हो और फीस का बजट बताता जा रहा हो। महीने की शुरुआत थी, तनख्वाह की तय रकम बैंक खाते में आ चुकी थी। सुरेश बाबू ने घर खर्च के
अतिरिक्त 15,000 रुपये और निकाले और अगली सुबह वकील साहब के घर की तरफ चल दिए। इस बार उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। सिर्फ एक बार फोन करके जैसे ही उन्होंने बताया कि फीस की रकम लेकर आए हैं, तो वकील साहब तुरंत चैम्बर पर आ गए। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में सुरेश बाबू को म्यूटेशन की बात बताई। लगे हाथों ये भी कह दिया कि उन्हें बहुत मेहनत लगी इस केस को सुलझाने में। कोई और होता तो तगड़ी फीस लेता। बातों बातों में वकील साहब ने सुरेश बाबू की जेब से रकम निकलवा ली। 15,000 रुपये हाथ में पकड़े हुए सुरेश बाबू ने हाथ आगे की ओर नहीं बढ़ा रहा था। उनके खून पसीने की कमाई थी, वैसे वो वापस अपनी जेब में रख लेना चाहते थे। बच्चों की पढ़ाई के खर्च, घर परिवार के खर्च, कपड़े जैसी कई मदें उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। लेकिन तब तक वकील साहब ने लंबा हाथ बढ़ाकर सुरेश बाबू के हाथ से वो पैसे लेकर अपनी दराज में रख लिए थे और उठते हुए बोले, बस सुरेश बाबू चिंता ना करो, कुछ ही दिनों में कागज बन जाएंगे और मैं आपको इत्तला कर दूंगा। एक बार फिर अपना सा मुंह लिए सुरेश बाबू वहां से वापस लौट आए। आज स्कूल जाने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। रास्ते से ही प्रधानाचार्य को फोन कर दिया और अपने स्कूल आने में असमर्थता जताई। साथ ही साथ माफी भी मांगी और अगले ही दिन एप्लीकेशन देने की बात कहकर घर की ओर चल दिए। अजीब सी कश्मकश थी सुरेश बाबू के दिल में आज। कदम इतने भारी पड़ रहे थे कि घर की ओर भी नहीं बढ़ रहे थे। देखा कि एक पेड़ की छांव में दो सन्यासी बैठे हैं। सुरेश बाबू कभी भी बाबाओं और सन्यासियों के चक्कर में नहीं पड़ते थे। वो तो पत्नी को भी मना करते थे कि अगर कोई बाबा घर में कुछ मांगने आए तो बाहर न जाना, क्योंकि कभी कभी रेकी करने वाले भी सन्यासी के वेश में आते हैं। मगर आज न जाने क्यों उनका दिल उन्हें उस ओर खींच ले गया। वो भी जाकर उन सन्यासियों के पास बैठ गए। उनकी मन स्थिति को पढ़कर उनमें से एक बोला, बच्चा कुछ परेशान से लगते हो, लगता है कि किसी बड़ी समस्या ने तुम्हें आ घेरा है। सुरेश बाबू को लगा कि ये बाबा ही उनके मददगार हैं, हमदर्द हैं। शायद अपनी दिक्कत इन्हें बता दूं तो कुछ हल निकल सके। यूं ही तो लोग बाबा सन्यासियों पर विश्वास नहीं करते होंगे। आजमा कर देखने में क्या बुराई है। और उन्होंने अपना दुखड़ा बाबाओं को सुना डाला। अरे बच्चे, इतनी छोटी सी बात में हिम्मत नहीं खोते। ये दुनिया तो आनी जानी है, इतना माया मोह ठीक नहीं। पहले अपना स्वास्थ्य ठीक रखो, फिर इन सब के बारे में सोचो। तभी दूसरा बोला, अपना हाथ दिखाओ, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा ये मामला कब तक सुलझ जाएगा। बस फिर क्या था, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुरेश बाबू ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। मन ही मन में कुछ पढ़कर बाबा ने फिर उन्हें बायां हाथ दिखाने को कहा। फिर गंभीर होकर धीरे से कुछ बात उनके कान में कही। सुरेश बाबू ने जेब में पड़े 200 रुपये के 2 नोट दक्षिणा के रूप में दोनों बाबाओं को दे दिए और मन में एक आशा भरी बेचैनी लिए हुए थके कदमों से घर की ओर लौट आए। काफी दिनों से पत्नी जया उनकी परेशानी देख रही थी। बोली, मुझे नहीं चाहिए अपना घर, हम किराए के मकान में ही उम्र काट लेंगे। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन तो मिलेगी, उसी से किराया देते रहेंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी ना कभी तो ये सेटल होंगे ही, फिर अपने आप बनाएंगे अपने लिए घर। जया, ये बात सही है, पर अभी घर बनाने की बात कहाँ हो रही है। अभी तो जिस प्लाट पर हमने अपने खून पसीने की कमाई लगाई है उसका ही मसला नहीं शट आउट हो रहा है। कितने चक्कर लगा दिए वकील के पास, कितने फोन कर दिए, अब तो शर्म सी आती है। लगता है कि मानो मैं उनसे कुछ मांगने जा रहा हूँ या उन्हें परेशान करने जा रहा हूँ।
एक दिन यूं ही अनमने से स्कूल की जगह कचहरी की ओर कदम बढ़ गए। पता चला कि वकील साहब चैम्बर में गए थे। आने वाले दिनों में एक बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले थे, इसलिए आगे कुछ दिनों व्यस्त रहेंगे। काफी हिम्मत करके एक दिन फिर वकील साहब को फोन किया। उन्होंने बताया कि म्यूटेशन की फाइल आगे बढ़ गई है, रजिस्ट्रार के साइन होने हैं, अगले दिन आकर ले जाना। अगले दिन माथे का पसीना पोंछते पोंछते सुरेश बाबू कोर्ट पहुंचे। लगभग 2 घंटा इंतजार करने के बाद दाखिल खारिज की हुई फाइल उनके हाथ में पहुंची। अब इतना बड़ा काम हुआ था तो वकील साहब और उनके दोस्तों को चाय पानी पिलाना तो सुरेश बाबू का फर्ज बनता ही था। ये फर्ज भी अदा किया। वकील साहब को लाख लाख धन्यवाद देते हुए फाइल लेकर घर की ओर चले। कुछ ही दिनों में रिटायरमेंट था। अब उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि देर सवेर जब भी होगा कम से कम अपनी आंखों के सामने अपना घर बना पाएंगे। पत्नी बोली, सुनिए, एक दिन अपना प्लाट देखकर आते हैं। महीनों बीत गए हैं उस तरफ गए हुए। सुरेश बाबू ने हामी भर दी। एक सुबह दोनों चल दिए। वहां जाकर देखते हैं कि तमाम निर्माण कार्य हो चुके हैं। उनके प्लाट के पीछे की तरफ ही एक बहुत विशालकाय भवन बन चुका था। उनके पीछे की ओर एक साइड की बाउंड्री कहीं नजर नहीं आ रही है। वहां पर जमी घास मिट्टी को हाथों से इधर उधर करके देखा, पर पीछे की साइड की बाउंड्री बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही थी। एक और विपत्ति सुरेश बाबू के धैर्य का इम्तिहान ले रही थी। प्लाट के पीछे की साइड में जो मकान बना था, उसने अपना मकान सीधा करने के लिए सुरेश बाबू की जमीन का एक बड़ा सा हिस्सा दबा लिया था। पहले ही कुल 150 गज जमीन, उसके भी एक हिस्से में कब्जा। पता करने पर मालूम हुआ कि किसी पैसे वाले एनआरआई का मकान बन रहा है। आस पड़ोस के लोगों ने तो साफ कह दिया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे और आपका पैसा भी खर्च होगा, लेकिन पैसे के बल पर एनआरआई केस जीत जाएगा। सुरेश बाबू तो वहीं सिर पकड़कर बैठ गए। पत्नी जया को भी लगा कि वो गश खाकर गिर जाएगी। अपने को संयत करते हुए सुरेश बाबू बोले, कुछ भी हो, मैं अपनी जमीन वापस लेकर ही रहूंगा। हालांकि मन ही मन वो भी जान चुके थे कि कितना मुश्किल है ये सब। बस खुद को झूठी तसल्ली देने के लिए ही ऐसा कह रहे थे। उस मकान में अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मजदूरों को बुलवाकर पूछा गया, पर वे तो मजदूर थे, सटीक जानकारी नहीं दे पाए। मालिक या ठेकेदार का नंबर भी उनके पास नहीं था। अब क्या फिर से वकील की शरण में जाना होगा? ये सोचकर सुरेश बाबू को दिन में ही तारे नजर आने लगे। अपने पुराने वकील को फोन मिलाया। वो जैसा भी था ढीला ढाला ही सही, पर उसकी फीस तो अग्रवाल से कुछ कम ही थी ना। उसने तुरंत फोन उठा भी लिया और मिलने की बात कही। पर समय पर सुरेश बाबू अपने पुराने वकील से मिलने पहुंचे। उसने बताया कि सैमुअल संपत्ति का बंटवारा स्पष्ट रूप से नहीं करके गया था, इसलिए ये केस अब काफी पेचीदा हो गया है, क्योंकि दूसरे खरीदार ने वो भूमि रॉबर्ट से खरीदी है और उसके पास सारे कागज भी मौजूद हैं। उसने ये भी बताया कि केस सुलझ तो जाएगा, लेकिन लंबा समय लगेगा। कानूनी कार्यवाही में जो पैसा लगता है वो अलग। विकलता और निरीहता की प्रतिमूर्ति बन गए थे माँ साहब। अब अपनी पाई पाई करके जोड़ी गई रकम को इस तरह से लुटता देखकर कोई भी इंसान गम के समंदर में डूब जाएगा। सुरेश बाबू के रिटायरमेंट का दिन था। स्कूल में विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा था और जलपान का आयोजन था। स्टाफ के कुछ लोगों ने सुरेश बाबू की तारीफ में कसीदे पढ़े। अंत में सुरेश बाबू से भी 2 शब्द बोलने की गुजारिश की गई, लेकिन कुछ बोलने के बजाय फूट फूट कर रो पड़े।
उनका दर्द वहाँ पर हर कोई समझ सकता था, क्योंकि रिटायरमेंट उनके लिए खुशी की वजह नहीं था। दोनों बच्चे जो नौकरी में नहीं थे, उम्र भर की कमाई का बड़ा हिस्सा प्लाट लेने में खर्च कर चुके थे और उसके बाद न जाने कितने हजार रुपए वकील की फीस के चक्कर में। हालांकि वे बहुत ही मितभाषी व्यक्ति थे। अपना दुख, दर्द या परेशानी कभी भी सामूहिक रूप से लोगों में साझा नहीं करते थे, लेकिन ये स्टाफ ही तो आखिर उनका सब कुछ था। घर से बाहर, इस शहर में हर दुख परेशानी में इन्हीं लोगों ने तो साथ दिया, सहारा दिया। सभी की स्थिति कमोबेश एक सी ही थी, क्योंकि ये तो पूरे मध्य वर्ग की कहानी है। वो पिसता ही रहता है, कभी टैक्स की मार तो कभी महंगाई की मार। ना तो वो अमीर की तरह जी पाता है और ना ही गरीब की तरह मर पाता है। यही आम आदमी की व्यथा है। लौटते समय गुप्ता जी की दुकान से कुछ सामान लेना था। गुप्ता जी ने उन्हें रिटायरमेंट की बधाई दी और हंसकर बोले, सुरेश बाबू, अब तो समय ही समय है कोर्ट कचहरी के मामलों से निपटने के लिए। गुप्ता जी की बात सुनकर सुरेश बाबू को लगा कि मानो किसी बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया हो। हाथों में फूल का गुलदस्ता और साथियों के द्वारा दिया गया शॉल और जीवन पर्यंत उत्तम अध्यापन के लिए प्रशस्ति पत्र लेकर थके हारे से घर पहुंचे। हाथ का सामान टेबल पर रखा, देखा कि पत्नी जया आरती की थाली लेकर प्रतीक्षा में खड़ी है। आज माँ साहब झूठ मूठ में जया का दिल नहीं रखना चाहते थे। बोले, जया, अगले महीने तक अपने गांव चलने की तैयारी करना। जैसा भी है, टूटा फूटा है तो अपना ही घर, वहीं रह लेंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर और वकीलों की फीस ने तो मुझे कंगाल बना दिया है। अभी तुम्हें घर बनाकर देने की हिम्मत नहीं है मेरी। तुमने जीवन भर मेरा साथ दिया है, अब उम्र के इस पड़ाव में भी मेरा साथ दोगी ना? मैं तुम्हें घर नहीं दे सका, इस बात के लिए मुझे माफ करोगी? मैं तुमसे हमेशा यही कहता रहा कि मैं हारा नहीं हूँ, सारा मामला सुलझा लूंगा, लेकिन सच ये है कि अंदर से टूट चुका हूँ मैं। देखते हैं कि टेबल पर पड़ा प्रशस्ति पत्र उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था और गुलदस्ते के फूल भी मुरझा चुके थे। सच ही कहा गया है कि न्याय में देरी होना न्याय से वंचित करना है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।